अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? मैंने सोचा क्योंकि रमज़ान चल रहा है, ईद आने वाली है, तो कोई आपके लिए ईद का स्पेशल नावल लेकर आऊँ। तो ये बहुत ही अच्छा नावल है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इसका नाम है मोहब्बत के रंग ईद के संग और इसकी राइटर है मिसबा खालिद। ये बहुत ही अच्छा नावल है, तो इसको शुरू करते हैं। मेरी ईदी। वो घेरेदार फ्रॉक पहने, इसके साथ नीली जीन्स की पैंट, हल्का फुल्के मेकअप के साथ अपनी हनाई दूधिया हाथ इसके सामने फैलाए सरपाए इम्तिहान बने खड़ी थी। वो कोई बहुत खूबसूरत नहीं थी, रंग दूधिया की तरह था, नाक का नक्शा खड़ा था अपनी बातों और चंचल तबीयत की वजह से वो और प्यारी लगती थी। रंग साफ होने की वजह से वो ख़ानदान की खूबसूरत लड़की कहलाती थी। वो इसके खूबसूरत सरपाई से नजरें चुराता मध्यम सा मुस्कुराया था और इसके हाथ पर ताली मारी थी। भाई, ये क्या आपने सब बच्चों को दी मुझे नहीं दे रहे? तुम बच्ची थोड़ी हो, बड़ी हो गई हो, पूरे 18 बरस की हो गई हो। खैर से तो क्या हुआ, हमारी पुप्पो कितनी बड़ी बड़ी हैं, इनकी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, फिर भी पापा और बड़े पापा इनको ईदी देते हैं हर ईद पर। वो इसे याद दिला रही थी जैसे वो सब भूल बैठा था। ओ हाँ, मुझे तो याद ही नहीं था। ये लो अपनी ईदी। इसने जेब से कड़क सा 5,000 का नोट निकाल के इसकी थैली पर रख दिया। इतनी सारी ईदी, वो खुशी से चहकती उछली थी। अब खुश, वो इसको खुशी से झूमता देख बोला था, बहुत बहुत तो खुश, मगर आपने मुझे इतनी सारी ईदी क्यों दी? बाकी सबको तो हजार हजार रुपए दी है। बस इस दफ़ा की ईद मेरे लिए बहुत ख़ास है, इसलिए अब तुम ज़्यादा दिमाग ना चलाओ, मेरे साथ बाहर चलो, तुम्हारा पर्स पैसों से भरवा कर लाता हूँ। सच में? कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? इसकी आंखों में तजस्सुस था। मेरे दोस्त ने ईद पर दावत दी है मेरी, वहीं ले जा रहा हूँ। फिर मैं नहीं जा रही, वहाँ तो सब लड़के होंगे, अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपके साथ जाऊँगी तो। समझदार हो गई हो, मगर मैं तुम्हें फिर भी लेकर जाऊंगा, क्योंकि मेरे दोस्त ने सबको फैमिली समेत बुलाया है। यहाँ से कोई जाने को राज़ी नहीं, इसलिए तुम्हें ले जा रहा हूँ। जाओ चची से बोल कर आओ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। ओके, मैं अभी आती हूँ भाई। वो जाने के लिए पलटी ही थी कि इसने इसकी कलाई थाम ली। तुम्हें कितनी बार कहा है भाई नहीं बोला करो, समझ नहीं आती? इस बार इसका लहजा सख्त था, पहले वाली नरमी नादर थी। आप बड़े हैं, मुझसे भाई ना बोलूं तो और क्या कहकर मुखातिब करूं? वो कहकर, वाह जी सुनते, मुझे आपसे बात करनी है। इस तुम कहा करो, ए जी सुनते हो, मुझे आपसे बात करनी है। इसने इसका सहमा चेहरा देखकर बात को मजाक का रंग दे दिया। हाँ हाँ, ऐसे तो मम्मी पापा को बुलाती हैं। वो खिलखिलाकर मुस्कुराई थी। कितनी बातें करती हो, जाओ जल्दी से चची को बता कर आओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। कुछ सेकंड बाद ही वो बाहर आ गई थी। इससे पहले वो गाड़ी में बैठते सामने से आते अपने फूफो के बेटे फाजिल को देखकर रुक गई थी। ईद मुबारक, ईद मुबारक। फाजिल आबिस दोनों आप ईद मिले थे, जबकि मलाई के जाने के बाद आबिस का बाजू पकड़े से चिपकी खड़ी थी। तुम कहाँ छुप रही हो एंजल? मुझसे ईदी नहीं लोगी? नहीं ना, नहीं मुझे नहीं लेना। वो मजीद आबिस के पीछे छुप गई थी। अरे क्या हुआ है तुम्हें? चलो निकलो मेरे पीछे से। आबिस ने ज़बरदस्ती से अपने पीछे से निकालकर फाजिल के सामने खड़ा कर दिया। ये लो तुम्हारी ईदी। फाजिल ने 1,000 का नोट इसके सामने दिया। मुझे नहीं चाहिए, आप रख लें। हाँ हाँ, ईदी लेने से कौन मना करता है? फाजिल ने ज़बरदस्ती इसका हाथ पकड़कर पैसे थमा दिए। वैसे बड़ी प्यारी लग रही हो आज। वो उंगलियों की पोरों से इसके फूले रुखसार छूता अंदर चला गया। मुझे नहीं चाहिए इनके पैसे। मलाई ने गुस्से से 1,000 का नोट फेंक दिया। मलाई, क्या कर रही हो? तुम ज़्यादा बदतमीज़ होती जा रही हो। क्यों नहीं चाहिए तुम्हें फाजिल के पैसे? आबिस भड़का था। वो अच्छे नहीं लगते मुझे। क्यों अच्छे नहीं लगते? रोशनी डालो ज़रा अपने जुमले पे। आबिस की छठी हिस्स ने काम करना शुरू कर दिया था। वो जब भी आते मुझे छूते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, और मुझे किस करने की भी कोशिश करते हैं। अब मैं बच्ची तो नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ। वो अपने रूह बोले जा रही थी। ये देखे बगैर आबिस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच चुका था।
कहाँ का चूता है वो तुम्हें? आबिस ने बड़े ज़ब्त से पूछा था। वो मेरे गले में हाथ डालकर मुझे अपने साथ चिपका कर बैठा लेते हैं, कभी मेरे गालों को उंगलियों से सहलाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने मम्मी को कितनी बार बताया, वो कहती हैं बड़ा भाई है, प्यार करता है मुझसे। मुझे इनका छूना बिल्कुल पसंद नहीं। वो बुरे बुरे मुंह बनाती बोली, मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे फाजिल के कि तुम अपने घर में ही नकब लगाओगे। वो तैश में घर की तरफ दौड़ा, लेकिन कुछ कदम बढ़ाने के बाद ही रुक गया। नहीं नहीं, मैं ये क्या कर रहा हूँ? ईद का दिन है, मैं इस मसले को उछाल कर सबकी ईद ख़राब नहीं कर सकता। इसको तो मैं अकेले में देखूंगा, ज़रा मिल जाए मुझे। वो वापस पलटा और मलाई का हाथ पकड़े इसे गाड़ी में बैठाया, फिर खुद बैठा और गाड़ी जंग से भगा ले गया। अकमल अब्बासी दोनों भाई थे। इनकी दो बहनें राबिया और फौजिया अपने घर सदारी थीं। चारों बहन भाइयों में मसाली मोहब्बत थी। अकबर साहब के 3 बच्चे थे, बड़ा आबिस और जो 24 साल का खुश शक्ल नौजवान था, गंदमी रंग का, लंबा कद, तीखे नकुश और काफ़ी हैंडसम था। ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई को खैरबाद करके उसने अपने वालिद का शॉपिंग मॉल संभाल लिया। इससे छोटी हरीम जो 21 साल की थी और वो भी कुछ माह पहले अपने असल घर पहुंच गए थे। सबसे छोटा बेटा आफाक जो अभी 15 साल का था। अकमल साहब के 2 बेटे थे, बेटी 18 साला मलाई के, जो घर में सब की जान थी और सबसे ज़्यादा वो आबिस के करीब थी। इसके बाद था राफे जो आफाक का हम उम्र था। राबिया की एक ही औलाद थी, 26 साला अफजल, जिसकी मशकूक हरकतों की वजह से वो हर वक्त परेशान रहती थी। इनके शौहर का 1 साल पहले ही इंतकाल हुआ था। वो दिल के मरीज से इनके लिए फाजिल ही था, इनका सब कुछ, जिसे वो खोना नहीं चाहती थी। फौजे बेगम की एक ही बेटी थी, 20 साला मिश्रा, जो बहुत ही कम गो फरमाबरदार नेक से लड़की थी। अब घर चलें, काफ़ी देर हो गई है हमें सर तफरी करते करते। अभी तो 7 ही बजे हैं और मुझे भूख भी लगी है। चले खाना खिलाएं पहले मुझे। वो लाड से मासूम सा चेहरा बनाया, इसे अपने हर बात मानने पर मजबूर कर देती थी। अच्छा बताओ क्या खाओगी? चिकन ब्रोस्ट, मलाई बोटी, गोला कबाब, क्लब सैंडविच और आखिर में मज़ेदार सा फलूदा। खा लोगी ये सब? वो हैरत से बोला। जी जी खा लूँगी, आप भी तो हो, साथ देना मेरा। ओके मैडम, आओ आराम से खाओ, कहीं भागा नहीं जा रहा खाना। वो टिश्यू से इसका मुंह साफ करता बोला, क्या करूँ, इतने दिनों बाद जो खाया, दिल चाह रहा है सब एक साथ खा जाऊँ। रमज़ान में जैसे शैतान बंद हो जाता है ना, ऐसे ही मेरा खाना पीना भी बंद हो जाता है। इतनी सारी इफ्तारी के बाद भूख नहीं लगती, फिर खाना सहरी पर खाने को मिलता है। सही, वैसे इतना खाओगी तो मोटी हो जाएगी, मुझे मोटी लड़कियां पसंद नहीं। वो कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए आम से लहजे में बोला, अगर मैं मोटी होगी तो आपको अच्छी नहीं लगूंगी? नहीं, आबिस ने एक यक लफ्ज़ी जवाब दिया। अच्छा फिर मैं नहीं खाती ये सब। इसने हाथ में पकड़ा गोला कबाब दोबारा प्लेट में रख दिया। हाँ हाँ पागल, मैं मजाक कर रहा था, खा लो। आबिस के मजाक को इसने काफ़ी संजीदगी से ले लिया था। कहाँ रह गए ये लोग? सुबह से निकले हुए हैं, दोनों अभी तक घर नहीं लौटे। अकबर साहब यहाँ वहाँ चक्कर काटते इन दोनों के आने का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों थे कि अपने घर का रास्ता भूले बैठे थे। आ जाएंगे, आप क्यों खुद को थका रहे हैं? भाई साहब बैठ जाएं। अकबर साहब ने इनको पकड़कर सोफे पर बैठाया। अस्सलाम वालेकुम। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे घर में दाखिल हुए थे। वहाँ सब को जमा देखकर मलाई को बेइंतहाई खुशी हुई थी, क्योंकि इस वक्त घर में इनकी दोनों फूफो, इनकी खाला, मामू अपनी फैमिलीज के साथ मौजूद थे। हरीम भी अपने शोहर के साथ आई हुई थी। मम्मी आपने बताया नहीं, आपने सबकी दावत की, फिर हम जल्दी घर आ जाते ना। ठीक वक्त पर आए हो, ये लोग भी बस अभी आए हैं, तुम 1 मिनट मेरे साथ कमरे में आओ। जी मम्मी आई। वो खामोशी से हीरा बेगम के पीछे चल दी। ये लो ये कपड़े पहन कर आओ। हीरा बेगम ने रेशमी कढ़ाई के सूट मलाई की तरफ बढ़ाए। क्या ये पहनूं मम्मी? ये कितना हैवी है, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, आपका मालूम तो है। इस सूट में पकड़ना ये इस सूट को हाथ में पकड़ना भी ज़रूरी नहीं समझा, जबकि हीरा बेगम सूट हाथ में लिए से घूर रही थी। तुम ऐसे नहीं मानोगी, रुको ज़रा। आबिस बेटा यहाँ आओ ज़रा। जी चची क्या हुआ? आबिस फ़ौरन ही हाजिर हुआ। देखो ये कपड़े नहीं पहन रही, ये वाले मैं तुम्हारे लिए इतने प्यार से लाया और तुम कपड़े नहीं पहन रही। पहनो ना यार, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, इस सूट में तुम कितनी प्यारी लगती हो। आप ऐसे कपड़े क्यों लाए? आपको मालूम है ना मैं इतने हैवी कपड़े नहीं पहनती। वो बेबसी से बोली। आबिस के सामने इसकी कहाँ चलने वाली थी। मेरी फेरी, बस कुछ देर की बात है, पहन लो फिर तब्दील कर लेना, प्लीज़ पहन लो। आबिस ने इतने प्यार से कहा कि वो मना नहीं कर सकी। अच्छा ठीक है, पहन लूँगी, बस थोड़ी देर के लिए। गुड गर्ल। और हाँ, इसके साथ जो मैचिंग का सामान लाया हूँ सब पहनना। चची को तंग मत करना, जैसा वो कहें वैसा करना, ओके?
वो भला अब इसकी बात कैसे टाल सकती थी। इसने खामोशी से हीरा बेगम की सारी बात मानी। अब वो आईने के सामने खड़ी खुद निहार रही थी। मम्मी, मैं तो दुल्हन लग रही हूँ, इतना क्यों तैयार किया है मुझे? मालूम हो जाएगा, अभी खामोशी से मेरे साथ चलो और ज़्यादा बातें नहीं करना। हीरा बेगम की हदायत पर इसका मुंह उतर गया। भाई क्यों ना करूँ बातें, हमारे घर इतने सारे मेहमान आए हैं, मेरी फूफो खाला मामू सब मेरे कज़न, और मैं इनसे बातें ना करूँ इनको कितना बुरा लगेगा। हाय लड़की, मेरा सर खा गई हो तुम, खामोश हो जाओ बिल्कुल, वरना टेप लगा दूंगा तुम्हारे मुंह पर। हीरा बेगम ने इसे डांटा तो वो खामोश हो गई। आपने भी कपड़े बदल तब्दील कर लिए? मलाई कहाँ चुप रहने वाली थी, कमरे से बाहर निकलती इसका सामना आबिद से हुआ, जो ब्लैक थ्री पीस पहने खड़ा इसके आने का ही इंतज़ार कर रहा था। हाँ बताओ, लग रहा हो ना हीरो, हीरो से भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं वो, प्यारे से इनके दोनों रुखसार खींचती बोली। मलाई के तुम्हें कहा है ना खामोशी से बैठो। इसकी हरकत पर सभी खिलखिलाकर हंसे थे। हीरा बेगम का दिल किया कि अपना सर पीड़ ले। उन्होंने इसे पकड़कर सोफे पर बैठा दिया। इससे कुछ फासले पर वापस भी बैठ गया। अकमल, रस्म शुरू करें। जी जी भाई, बिस्मिल्लाह करें। ये लो बेटा, ये अंगूठी मलाई को पहना दो। ये सब क्या हो रहा है, कोई मुझे भी कुछ बताएगा? वो हैरान परेशान सबको तकती गोया हुई। हमारी मंगनी हो रही है। आबिस ने इसके हाथ की तीसरी उंगली में अंगूठी पहनाते हुए सरगोशी की थी। आबिस की अंगूठी पहनते ही हाल में सबकी तालियों का शोर उठा था। मलाई ये लो बेटा, आबिस को अंगूठी पहनाओ। हीरा बेगम ने इसके हाथ में अंगूठी पकड़ाई थी। वो ना समझी से कुछ आबिस को देखती तो कभी हाथ में पकड़ी अंगूठी को। क्या हुआ, तो क्या तुम खुश नहीं? तुम बता दो, अगर खुश नहीं है तो मैं अभी मंगनी रखवा दूंगा। बिलाई का उतरा चेहरा देखकर अपने दिल पर पत्थर रख गया था। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया हमारी मंगनी है? मैं अपनी सहेलियों को भी बुलाती, इसने मुंह फाड़कर सबके सामने कहा था। हीरा बेगम ने अपना सर पीड़ लिया था। कब अकल आएगी इस लड़की को? मेरी प्यारी बेटी, अपनी शादी पे बुला लेना सहेलियों को, अभी अंगूठी पहनाओ आप इसको। इस अकमर साहब ने इसके सर पर मोहब्बत से हाथ रखकर कहा। इसने बिना देर किए आबिस का हाथ पकड़ से अंगूठी पहना दी। एक बार फिर हाल में शोर उठा। सब ने बारी बारी एक दूसरे का मुंह मीठा किया। वो नहीं, वो काले वाला गुलाब जामुन खिलाएं, वो पसंद है मुझे। फौजिया बेगम जो इसे सफ़ेद रसगुल्ला खिलाने वाली थी, इसने इन्हें दरमियान में ही रोक दिया। ये लो तुम्हारा काला गुलाब जामुन। फौजिया बेगम ने बड़ा सा पीस मलाई के मुंह में डाल दिया। सुने जी, सुनाए। वो अब हम हमेशा साथ रहेंगे ना? वो इसके पहलू में बैठी लाड से बोली। हाँ बिल्कुल, हम साथ रहेंगे। वाह, कितना मज़ा आएगा ना, मैं हमेशा मम्मी पापा के पास रहूँगी और मुझे खाना बनाना भी नहीं सीखना पड़ेगा। वाह भाई, खूब मज़े होंगे तुम्हारे तो। वो इसकी छोटी सी नाक को पकड़ता बोला। नहीं करे ना, आ जाएं सब, खाना लग गया है। हीरा बेगम ने आवाज़ लगाई। चलें खाना खाते हैं। मलाइकी ने आप इसका बाजू थामा। अभी तो तुमने अपना कोटा पूरा किया था, फिर भूख लगी तुम्हें। वो मम्मी ने बिरयानी बनाई है ना, तो अगर मैंने बिरयानी नहीं खाई तो वो बुरा मान जाएंगी। क्या चीज़ हो यार तुम, कसम से पूरी फिल्म हो। आबिस ने इसके सर पर चित लगाई थी। मुझे पता है, चलिए अब खाना खाते हैं। चलो भूखी। वो इसका हाथ थाम कर डाइनिंग हॉल में ले गया, जहाँ सब खाना खा रहे थे। निशो कैसी हो? निशो कैसी हो? ठीक हूँ। वो इतना कहकर खामोश हो गई थी। आबिस बदमज़ा हुआ था। यार तुम तो बोलती ही नहीं हो, और थोड़ी बात बात किया करो, सबसे घुला मिला करो, चेहरे पर 12 बजाकर घूमती रहती हो। आबिस ने अंशरा के कंधे पर हाथ रखा। दूर रहकर बात किया करो मुझसे। अंशरा ने गुस्से से इसका हाथ झट दिया। तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो ऐसी नहीं थी। तुम किसी से बात करो ना करो, मुझसे तो करती थी, अब तो देखती तक नहीं मेरी तरफ। इसके सवाल पर अंशरा खामोश रही। अब इस अपना सा मुंह लेकर वहां से चला गया। अब इसको के कुछ पल ही गुजरे थे कि वहां फाजिल आ गया। क्या बातें कर रही थी आबिद से? अंशरा ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से भागने के लिए पर तोड़ने लगी। मेरी बात का जवाब दिए बिना नहीं जा सकती तुम। फाजिल इसका इरादा भांप कर फौरन इसके बाजू पर हाथ रख के इसे अपने बराबर में खड़ा कर लिया। हटे पीछे, मुझसे दूर रहकर बात किया करें। अंशा ने फाजिल को पीछे धकेला। सब बाहर बड़े लॉन में बैठे थे। बाकी सब अपनी बातों में मसरूफ थे। इन्हें कोई नहीं देख रहा था। इसी बात का फ़ायदा फाजिल उठा रहा था। अपने आशिक से चिपके खड़ी थी। मुझे धक्के दे रही हो? इस बार इसने दोबारा अंशरा को अपने हिसार में ले लिया। वो इसके घटिया इल्ज़ाम पर आंखों में आंसू भरे नजरें नीचे झुका गई थी। वैसे काफ़ी हसीन होती जा रही हो दिन ब दिन, सोच रहा हूँ एक और बार। नहीं प्लीज़, खुदा का वास्ता मेरा पीछा छोड़ दें। क्या मिलता है आपको मुझे यूँ ज़ेर देकर? तुम्हें तो मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही ज़ेर दूंगा बेबी। वो इसके रुखसार पे लब रखता वहाँ से चला गया था। अंशरा ने अपने रुखसार को बेदर्दी से रगड़ा था।
फाजिल ज़रा यहाँ आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात करनी है? इधर आओ साइड में। आबिद इसकी गर्दन में हाथ डाले इसे अपने साथ ले गया। आबिद क्या कर रहा है यार, गर्दन तोड़ेगा क्या? दिल तो यही चाह रहा है तोड़ दूँ, मगर बदकिस्मती से तुम मेरे कज़न हो। आबिद ने इसकी गर्दन पे गिरफ्त और मजबूत होगी थी। या तुम्हारा मसला क्या है, क्यों कर रहे हो ये सब? वो रहा तो हुआ बामुश्किल अपनी गर्दन छुड़ाता बोला। तुम्हें मैं पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ, आइंदा मेरी होने वाली बीवी के करीब आने की कोशिश की या इसे छूने की कोशिश की तो हाथ पांव तोड़कर सिंगल पर बैठा दूंगा, फिर वहाँ अपने सारे वाहियात शौक पूरे करना। आप इस होश में तो हो? कितना घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हो मुझ पर। पूरे 2 साल बड़ा हूँ तुमसे, कुछ तो लिहाज करो मेरा। वो दोनों खामोश गोशे में खड़े थे, इसलिए कोई नहीं सुन पा रहा था। दूर से देखने पर यही लगता वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। औरत हो या बच्ची, वो अपने ऊपर उठने वाली गंदी नज़र और हाथ दोनों पहचान जाती है। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि मेरी मलाइके से दूर रहो, समझे? आबिस से धमकी देकर वहां से चला गया। फाजिल भी बिना कुछ कहे घर से निकल गया। आहा, ये लड़की भी ना, कहाँ कहाँ भी था ना, सोना नहीं, रात को आऊँगा रूम में। चलो खैर है, कल बात कर लूँगा इससे। तो मैं, एक तो इसके सोने का स्टाइल अच्छे खासे बंदे का ईमान ख़राब कर देता है। वो बेड पर उल्टी लेटी बेखबर सो रही थी। कमीज इतनी ऊपर चढ़ी हुई थी कि इसकी कमर साफ वाज़ह हो रही थी। एक पाँव का पांचा घुटनों तक था तो एक का टुकनों से ज़रा ऊपर हाथ पूरे बेड पर फैलाए हुए थे। वो नफ़ी में सर हिलाता आगे बढ़ा, इसकी कमीज़ ठीक की, दोनों पांचे ठीक की और कंबल ओढ़कर इसकी पेशानी पर बोसा देकर कमरे से बाहर निकल गया। पाजी, तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्यों तुम रसवा करने पर तुले हो मुझे? मैंने क्या गलत कह दिया? पसंद है मुझे मलाई कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। आप बात करें मामू से। वो इंतहाई बदतमीजी से गोया हुआ। वो निकाह में है आप इसके। बचपन में इन दोनों का निकाह करवा दिया था। भाई ने मंगनी तो मलाई की वजह से की है, क्योंकि जब इसका निकाह हुआ वो छोटी थी, इसलिए इसे कुछ याद नहीं। अगर हम इसे सीधा निकाह का बताते, क्या मालूम वो कैसा रद्दमल देती है। हसास भी बहुत है, इसलिए मंगनी की है। राबे बेगम ने इसे मुकम्मल तफसील से आगाह किया। फाजिल का पारा मज़ीद चढ़ गया। तो बचपन में आप मेरे लिए नहीं मांग सकती थी इसको? वो धाड़ा था। अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें कुछ होश है? क्या कह रहे हो तुम? इस मासूम का सोचा है तुमने, जो तुम्हारे नाम पर बैठी है? इस मासूम के होने ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने ज़बरदस्ती बांधा इसको मेरे गले में। गुस्से की जाती की वजह से इसकी गर्दन की नसें तक वाज़ा होने लगी थी। एक पल को फौजे बेगम भी इसके गुस्से से डरी डरी थी, फिर भी हिम्मत करती दोबारा गोया हुई। हाँ, तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ेगा? तुमसे अपनी हवस को जो पूरी कर चुके हो। फौजे बेगम ने इसे आईना दिखाया। चाहे कुछ भी हो जाए, मलाई को तो मैं हासिल करके रहूँगा, वो अटल अंदाज में कहता वहाँ से जाने लगा। रुको, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो तुम? फौजिया बेगम ने इसका बाजू पकड़े इसे रोक लिया। जहाँ भी जाऊँ आपको क्या, और बार बार कॉल करके मुझे तंग नहीं करना। जब दिल चाहेगा आ जाऊँगा घर। वो बेदर्दी से अपनी माँ का हाथ झटक कर घर से निकल गया। कौन से गुनाहों की सज़ा मिल रही है मुझे, जो ऐसा बज़ात बेटा मिला मुझे? फजल क्यों छोड़कर चले गए आप मुझे इतनी जल्दी? मुझे भी अपने साथ ले जाते हो? अपने शोहर को याद करती हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोने लगी। नहीं नहीं, छोड़े मुझे, दूर रहे मुझसे, हाथ नहीं लगाए मुझे। अम्मी अम्मी, कोई मदद करो मेरी प्लीज़, भाई जाने दे मुझे। नहीं नहीं। वो एकदम होश में आई थी, जिस्म पसीने से शरबूर था। अम्मी, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मुझे क्यों इंसाफ नहीं दिलाया? आप भी गुनहगार हैं मेरी। अल्लाह, मैंने अपना फैसला तुझ पर छोड़ा है, तू बेहतर इंसाफ करने वाला है। मेरे मुजरिम को भी ऐसी सज़ा देना कि इसकी रूह काम जाए। नींद आंखों से तो उड़ चुकी थी। वो रोते रोते बिस्तर से उठी और वज़ू करके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने लगी। माज़ी 3 साल कबल। फ़ाज़िल बेटा, हमारी एक अज़ीज़ सहेली की सास का इंतकाल हो गया है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तुम अंशरा के साथ रहना, वो घर में अकेली है। भाई साहब फौजिया बेगम के शोहर आ जाएंगे, तुम घर चले जाना। अम्मी जल्दी आइएगा। वो 17 साला अंशरा को अपनी माँ को रुखसत करती बोली। हाँ बेटा, जल्दी आएंगे, तुम परेशान नहीं हो? भाई है ना तुम्हारे साथ? थोड़ी देर में तुम्हारे अब्बू भी आ जाएंगे। वो प्यारी सी अपनी बेटी को समझाते हुए घर से बाहर निकल गई। ईशो, चाय तो पिला दो यार, बड़ी तलब हो रही है। जी भाई, अभी बना कर लाती हूँ, आप बैठें। फाजिल वही सोफे पर बैठा मोबाइल चलाने लगा। अंशरा किचन में चली गई। कुछ देर बाद वो गर्मा गर्म भाप उड़ाती हुई चाय लेकर आई। इसको देखकर फाजिल एकदम से घबरा गया। हाथ में पकड़ी मोबाइल जल्दी से बंद करके जेब में डाल लिया। इसके माथे पर पसीने चमक रहा था, आंखों में एक अजीब सा तासुर था। फाजिल भाई, आप ठीक तो है ना? आपको इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? अंशरा ने इसकी पेशानी पर हाथ रखते हुए कहा। फाजिल ने एक भरपूर नज़र इसके सर पाए पर डाली। वो सब्ज़ करती इसके साथ प्लाजो पहने वो सब्ज़ कुर्ती के साथ प्लाजो पहने थी।
दुपट्टा सीने पर फैलाया हुआ था। वो इस वक्त फाजिल को अपनी हवस के लिए आसान शिकार लगी। इसने अपने माथे पर अंशा का हाथ रखा, हाथ पकड़ के इसे अपनी तरफ खींच लिया। वो सीधा इसके सीने पर आ लगी। वो उठती से पहले ही फाजिल ने इसे अपनी मजबूत खसार में ले चुका था। इसके बालों में मुंह छुपा इसकी खुशबू अपने अंदर उतार रहा था। छोड़े मुझे फाजिल भाई, ये क्या कर रहे हैं? उससे दूर होने की कोशिश करती बोली। छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अंशर को बाहों में भरता कमरे में ले गया जो अंशरा का ही था। छोड़े मुझे फाजिल भाई, प्लीज़। नहीं, ऐसा ना करें, ये गुनाह है, मुझे जाने दें। वो रोती गिड़गिड़ाती से दूर होने की कोशिश कर रही थी। नहीं मेरी बुलबुल, आज तो हाथ आई है, आज नहीं छोड़ूंगा। वो इसे बेड पर फेंकते उस पर झुक गया। इसके होंठों का लम्स अपने लबों पर महसूस करके वो तड़प उठी थी। वो फिर भरपूर कोशिश कर रही थी इसे पीछे हटाने की, मगर वह नाजुक सी जान कहाँ इसे इस ताकतवर मर्द का मुकाबला कर सकती। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दें मुझे, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। छोड़ें फाजिल भाई। वो बेदर्दी से इसके कपड़े फाड़ रहा था, इसे नोच रहा था। इसके इल्तिजाओं का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो अपनी हद पार करता इससे पहले ही दरवाज़ा खुला। दोनों की नज़रें दरवाजे पर खड़ी नफूस पर पड़ी। अंशरा फाजिल से अपना आप छुड़ाती अपनी माँ के सीने जा लगी। मेरी बच्ची, इनका तो दिल बंद होने को था। अपनी बेटी को इस हालत में देख के इसकी कुर्ती तो तकरीबन फट ही गई थी। इसका ऊपरी जिस्म वाज़ह हो रहा था। इसके जिस्म पर काटने और खरोचने के निशान थे। फौजिया बेगम ने अपनी चादर जल्दी से अंशरा के वजूद पर फैलाई थी। फाजिल नजरें झुकाए आगे का लायका अमल सोच रहा था। चेहरे पर पड़ने वाले थप्पड़ से होश में आया। बगैरत शर्म नहीं आई बहन की इज्जत पर हाथ डालते हुए। इसका चेहरा थप्पड़ से सुर्ख कर चुकी थी। वो खामोशी से मार खा रहा था, रंगे हाथ पकड़ा गया था। मार खाने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। फौजिया बेगम इसे मार मार कर थक गई तो अपना सर पीटने लगी। किस गुनाह की सज़ा हो तुम मेरे? काश पैदा होते ही मर जाते, जन्म ही ना देती। क्यों किया फाजिल ऐसा? क्यों मेरी बहन के सामने जलील करके रख दिया तुमने मुझे? माँ, मुझे माफ़ कर दे, मैं बह गया था। वो भरपूर अदाकारी करता, मगरमच्छ के आंसू बहाता माफ़ी मांग रहा था। अंशर, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं बह गया था। वो हाथ जोड़े अंशरा के पास खड़ा था, जो अपनी माँ के सीने से चिपकी रो रही थी। फाजिल, चले जाओ यहाँ से। अब बात फजल भाई, राबे बेगम के शोहर और फ़हीम साहब फौजिया बेगम के शोहर के दरमियान होगी। वही तुम्हारी सज़ा मुंतखब करेंगे। इनका लहजा ठंडा था, हर जज्बात से आ रही। इनको खुद पे गुस्सा आ रहा था। क्यों जवान बेटी को तनहा छोड़कर गई एक लड़के के साथ? अगर वो मोबाइल लेने वापस ना आती तो उनकी बेटी आज अपना सब कुछ खो चुकी होती। नहीं नहीं फौजिया, ये बात यही ख़त्म कर दो। अगर आदमियों तक ये बात गई तो बात बहुत बढ़ जाएगी। आदमी गुस्से के तेज़ होते हैं, रिश्तेदारियाँ ख़त्म करने में देर नहीं लगाएंगे। फिर अपनी बच्ची का सोचो, ये कैसे किसी से नज़रें मिला पाएगी? तुम जितना चाहो इसको मार पीट लो, गालियाँ दे लो, बस इस बात को यहीं दफन कर दो। ये फिर कभी तुम्हारे घर नहीं आएगा। राबे बेगम ने समझदारी से मामले का हल निकाला। आपा, आप प्लीज़ चली जाएं अपने बेटे को लेकर यहाँ से। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, फौजिया बेगम ने बेलचक लहजे में बोली। राबिया बेगम बिना कुछ कहे फाजिल को लेकर वहां से चली गई। फाजिल को तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, इसकी माँ ने इसको बचा लिया था। राबिया बेगम की तरफ से वो भी बिल्कुल खामोशी थी, मगर अंशरा तो जैसे अपने होश हवास ही खो बैठी थी। रातों को सोते डर जाती, चीखने लग जाती। वो हर वक्त खामोश रहती, जब बोलती तो फौजिया बेगम का दिल फटने लगता। अम्मी, उन्होंने मुझे यहाँ हाथ लगाया था, यहाँ से मेरे कपड़े ऐसे फाड़े थे, मैं गंदी हो गई हूँ ना? नामहरम ने मुझे भरना कर दिया, मुझे पर अल्लाह का अज़ाब पड़ेगा ना? इसके मुंह से अदा होते ही चंद जुमले सुनकर इसका दिल चाहता कि फाजिल की जान ले ले, इसकी जिस्म की बोटियां बनाकर चील कौवों को खिला दे। अपनी बहन की खातिर चुप थी, वो डरती भी थी कि गैरत के नाम पर इनके शोहर कोई बड़ा कदम ना उठा लें। वो वैसे भी गुस्से के तेज थे। फ़हीम साहब काम की वजह से घर वालों को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते थे, इसलिए अभी तक वो हर किसी से अनजान थे। वो अंशरा को का पूछते भी तो फौजिया बेगम कह देती कि इसको बुखार है, आराम कर रही है। इस वाक़े को एक हफ्ता गुजर गया था, दोनों बहनों के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई थी। आज हिम्मत करके राबे बेगम अपनी बहन से मिलने आई थी। फौजिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, घर जाकर मैंने खूब सुनाई है फाजिल को, तुम्हारे बेटे ने मेरी बच्ची को बर्बाद कर दिया, किसी के लायक नहीं रही वो। फौजिया बेगम आंखों में आंसू लिए बोली, लेकिन इस दिन हम लोग वक़्त पे पहुंच गए थे, कुछ गलत होने से पहले। चलें आपा, चले आए आपा, मैं मिलवाती हूँ अंशा से आपको। फौजिया बेगम अपनी बहन का हाथ पकड़े इन्हें अंशरा के कमरे में ले गई। देखिए, इसको इसको लग रही है कहीं से, ये मेरी अंशरा। वो बेड पर बैठी थी, अब बाल चिड़िया का घोंसला बने हुए थे, जैसे कितने दिन से बिना ना सलवटे ज़्यादा कपड़े बनाए ना हो। सलवटे ज़्यादा कपड़े। वो हल्की आवाज़ में कुछ बड़बड़ा रही थी। राबे बेगम को वो दुख हुआ, इनकी आंखों से बेख्तियार आंसू निकल आए।
अंशरा की इन पर नज़र पड़ी तो चिल्लाने लगी, आप क्यों आई हैं? जाएं यहाँ से, वो आपके बेटे भी आ जाएंगे, फिर वो मेरे कपड़े फाड़ देंगे, मुझे गंदा कर देंगे। उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे हाथ लगा रहे थे, ऐसे कपड़े फाड़ रहे थे, मेरे अल्लाह का इज़ाब पड़ेगा मुझ पर, नामहरम ने मुझे बहना कर दिया था। बस कर जा मेरी बच्ची, बस कर जा, माफ़ कर दे अपनी खाला को जिसने इस शैतान को जना। वो फुड़ फुड़ कर रोती इसे सीने से लगाई थी। फौजे, मेरे बेटे का, मैंने तुम्हारी बेटी का ये हाल किया है, अब वो ही इसके ठीक करेगा। अगर ये ठीक ना हुई तब भी ये इसी की रहेगी। तुम निकाह करो इसका फाजिल से। आपा ये कैसी बातें कर रही है? फाजिल जैसे वैशी के साथ कभी नहीं ब्याऊंगी अपनी बेटी को। फौजिया बेगम भड़क उठी थी। फौजिया तहम्मुल से मेरी बात सुनो। अंशरा ने यह बात सर पर सवार कर ली है कि एक मर्द ने इसको बरहना देखा। अगर इसी मर्द को इसका महरम बना दें तो हो सकता है इसे कुछ सुकून आए, वो ठीक हो जाए। लेकिन वो अगर ठीक भी नहीं हुई तो भी वो फाजिल की रहेगी, और फाजिल की तरफ से बेफिक्र हो जाओ। इससे मैं फिर कभी अंशरा को तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगी। मेरी बहन, मेरी मान लो। इससे पहले अंशरा की हालत देखकर किसी को शक हो, हमें इसका निकाह कर देना चाहिए। वो राबे बेगम ने काफ़ी देर समझने के बाद फौजे बेगम राज़ी हो गई। फाजिल को राबे बेगम ने धमकी देकर राज़ी किया था, अगर वो नहीं माना तो वो सब कुछ इसके वालिद को बता देंगी। आशा को जब फौजिया बेगम ने बताया तो वो बहुत रोई, लड़ी भी। फिर बहुत फौजिया बेगम से कि वो इसको इंसाफ दिलाने की बजाय इस दरिंदे के हवाले कर रही हैं इसको। फौजिया बेगम की हज़ारों इल्तिजाओं के बाद वो मान गई थी। निकाह से फ़र्क इतना हुआ था कि अंशरा पर ना जख्म भूल कर नया जख्म सीने से लगा लिया था। इसकी सारी ज़िंदगी शख्स के नाम की हो गई थी जिसने इसकी इज्जत पर हाथ डाला था। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। राबे बेगम फौजी बेगम से भी बात करना छोड़ दी थी। इसने अपने मामू के घर जाती तो सिर्फ एक तरफ खामोशी से बैठ जाती। वैसे भी कम गो थी, अब और भी खामोश हो गई थी। कोई किसी से बात करता तो कर लेती या मसनूई सा मुस्कुरा देती। फाजिल को जब मौका मिलता तो उसके करीब आता, से निकाह ख़त्म करने का कहता तो वो खुद तो मजबूर था माँ की धमकी की वजह से, इसलिए इससे डराता धमकाता रहता। जब फजल साहब का इंतकाल हुआ तो फाजिल बहुत दुखी था। वो जैसा भी था अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता था। वो अक्सर इनकी तस्वीर लेकर आंसू बहाता। अंशरा और फौजिया बेगम को राबे बेगम ने अपने पास रोक लिया था। अंशरा को फाजिल की हालत पर तरस आया और इसके लिए खाना लेकर इसके कमरे में चली गई। इसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। फाजिल खाना खा ले, वो कमरे में खाना लेकर दाखिल हुई। खाना बेड पर एक तरफ रखकर इसे आवाज़ दी, नहीं खाना मुझे, जाओ यहाँ से। वो रुख फेर कर लेट गया। खाना खा लें प्लीज़, 2 दिन से कुछ नहीं खाया आपने। वो डरती डरती इसके बाद सलाती बोली। फाजिल ने सर पर रखा इसका हाथ पकड़ा और इसे अपनी तरफ खींच लिया और इसके सीने पर आ गिरी। अंशु, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे डैड मुझे छोड़कर चले गए हैं, मैं अकेला रह गया हूँ। वो इसे अपनी बाहों में लिए बच्चों की तरह से कह रहा था। फाजिल, आप अकेले नहीं हैं, मैं हूँ आपके साथ। खाला है, अम्मी अब्बू मामू मामी सब है। आप कभी खुद को अकेला नहीं समझना। इसने थोड़ा सर ऊपर करके इसकी आंखों में देखते हुए अपने होने का एहसास दिलाया था। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? जी, हमेशा आपके साथ रहूँगी। आप उठे, खाना खा ले, ठंडा हो रहा है। वो इसके ऊपर से उठती हुई बोली, तुम खिलाओ अपने हाथ से। वो लेटे लेटे ही बोला, अच्छा उठ कर बैठे। वो उठ कर बैठा तो अंशरा ने इसको अपने हाथ से खाना खिलाया। वो वहाँ कुछ दिन ही रही। फाजिल इसका बर्ताव उसके साथ यकसा बदल चुका था। वो समझी थी कि फाजिल इसके रिश्ते को कबूल कर चुका है, मगर ये इसकी खुशफहमी थी। जब फाजिल का गम कम हुआ तो उसने मलाई पर नज़र रखनी शुरू कर दी। अंशरा के साथ भी पहले वाला बर्ताव करना शुरू कर दिया। इसका दिल जो ज़रा नरम पड़ा था फाजिल के लिए, वो दोबारा सख्त हो चुका था। वो गुस्से से घर से निकला था। तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाता वो काफ़ी दूर निकल आया था। आधी रात का वक़्त था, हर जगह सन्नाटे का राज था। वो काफ़ी थक चुका था। आराम की गर्ज से इसने गाड़ी रोकी और सीट पीछे करके सीधा हो गया। सिगरेट सुलगाकर लबों में दबाई और कार का शीशा नीचे कर दिया ताकि धुआं बाहर निकालता रहे। अब वो आंखें मूंदे सिगरेट के कश ले रहा था। इसे अपनी गर्दन पर चुभन सी महसूस हुई। इसने पट से आंखें खोली। इसकी गाड़ी को 4 हटे कटे आदमी घेरे खड़े थे। एक ने इसकी गर्दन पर तेज चाकू रखा हुआ था। कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें? वो खौफजदा सा होकर सीधा होकर बैठा। चल गाड़ी का दरवाज़ा खोल। वो आदमी से अजीब नज़रों से घूरता हुआ बोला, देखो तुम्हें जो कुछ चाहिए ले लो, मैं खामोशी से दे दूंगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो 4 हट्टे कट्टे मर्द थे, वो इनका मुकाबला नहीं कर सकता था। इनकी बात मानने के अलावा फाजिल के पास कोई रास्ता नहीं था। ले गए वही ले गए तुझे से, चल जल्दी गाड़ी निकाल। इसने चाकू की नोक से इसकी गर्दन पर दबाव डाला। आहा, अच्छा खोल रहा हूँ। इसने जल्दी से गाड़ी का लॉक खोला। गाड़ी का लॉक खोलते ही वो चारों गाड़ी में आ बैठे और इसे घर जाने का कहा। कुछ दूर जाकर उन्होंने गाड़ी रुकवा दी। चल उतर गाड़ी से। वो खामोशी से उतर गया। वो गुंडे से
अपने साथ एक घर में ले गए। इस जगह आबादी ना होने के बराबर थी, घर काफ़ी दूर दूर बने हुए थे, वहाँ ज़्यादातर चोर डाकुओं का बसेरा रहता था। वो घर काफ़ी छोटा था, एक छोटा सा सेन जहाँ चारपाई रखी थी, सामने दरमियाना साइज़ का एक कमरा, दाएं तरफ किचन था, बाएं तरफ बाथरूम था। ओए चल, जो 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 तेरे पास है सब निकाल यहाँ रख। फाजिल ने बिना देर किए अपनी जेब से पैसे, मोबाइल, सिगरेट सब निकाल कर चारपाई पर रख दिया। यही सब है मेरे पास, अब मुझे जाने दो प्लीज़। फाजिल हाथ जोड़े बोला था। चुप कर, ज़्यादा चिड़चिड़ की ना तो ज़बान काट कर फेंक दूंगा। खड़ा रहे खामोशी से। इसमें से एक आदमी ने जोर का तमाचा इसके मुंह पर मारा। दूसरा आदमी कमरे में गया और एक लंबी सी चादर उठा लाया। चल ये पकड़, और सामने कमरे चल ये पकड़, वो सामने कमरा है, वहां जाकर अपने सारे कपड़े उतार कर ये चादर साड़ी की तरह बांध कर कपड़े सारे उतारियो, समझा। इस आदमी की बात सुनकर फाजिल की रूह काम गई थी। वो समझ गया था कि इनकी अजीब नज़रों का मतलब, और ये भी कि वो किस काम के लिए लाया गया है। नहीं नहीं प्लीज़, ऐसा लड़का नहीं, मुझे जाने दो प्लीज़। मेरी गाड़ी भी रख लो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा तुम्हारे बारे में। वो खुश शक्ल था, रंग भी साफ था, नैनकुश भी अच्छे थे। वो चारों इस पर लट्टू हो गए थे। वो इनके सामने गड़गड़ाने लगा, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि इसके दूसरे गाल पर भी थप्पड़ पड़ गया। थप्पड़ इतना शदीद था कि वो ज़मीन में जा गिरा। मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं अच्छे घराने का शरीफ लड़का हूँ, मैं ऐसे काम नहीं करता। हाँ हाँ, हम तो ऐसे ही हैं ना। हाँ, और हम ऐसे ही काम करते हैं। चल उठ, जल्दी जाओ, जो कहा है वो कर। वो आदमी इसके बाल पकड़ कर इसे उठाता बोला, मैं नहीं मानूंगा, तुम्हारी बात, जो करना है कर लो। वो धाड़ा था, इस आदमी के मुंह पर जोर से मुक्का मारकर दरवाजे की तरफ भागा था। दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही वो दोबारा गुंडों की गिरफ्त में आ चुका था। वो चर्बी चढ़ी है तुझे, रो, कभी बताता हूँ तुझे। वो दो आदमी इसके हाथ पकड़े थे, एक इसके सामने खड़ा था, चौथा चारपाई पर बैठा तमाशा देख रहा था। मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे जाने दो। वो बकायदा रोने लगा था। इसके रोने पर इन चारों के जिन्नाती कहके सहन में गूंजे थे, जैसा हम कह रहे हैं वैसा कर, हम छोड़ देंगे तुझे। नहीं नहीं नहीं, नहीं कर सकते, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा तुम लोग। वही क्या देख रहे हो तुम लोग, ये ऐसे ही ड्रामे करता रहेगा। जाओ तुम लोग खुद तैयार कर दो इसको। चारपाई पर बैठा आदमी ने इसे ललचाई नजरों से देखते हुए बोला, चल तुझे तैयार करते हैं। इसे घसीट कर कमरे की तरफ ले जाने लगा। अच्छा, मैं खुद तैयार हो जाऊंगा, छोड़ो मुझे। वो हार मानता बोला, जा 5 मिनट तैयार हो जा। वो इसके हाथ में चादर थमाकर कमरे की तरफ धकेलता हुआ बोला। वो जल्दी से कमरे में घुसा, दरवाजे की कुंडी लगाई, फिर वही दरवाजे से लग कर बैठ गया। काश मैं मोम से बदतमीजी करके घर से ना निकला होता, काश मुझे सास हो गया। मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने सबके साथ बुरा किया। सबसे बड़ा मुजरिम तो मैं अंशरा का हूँ, इसकी बदवा लग गई जो मैं यहाँ इस हाल में हूँ। क्या करूँ अब मैं। वो घुटनों में मुँह दिए फूट फूट करने लगा। वही 5 मिनट हो गई है, अगर तूने 2 मिनट में दरवाज़ा नहीं खोला तो हम दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएंगे, जल्दी कर। इसे भागने के लिए कोई खिड़की तलाश की, लेकिन इसके कमरे में दीवारों के सिवा कुछ नहीं था। मुझे से इनकी बात पर अमल करना पड़ा। खो रहा है दरवाज़ा या तोड़ दे, इनकी धमकी पर इसने दरवाज़ा खोल दिया। वारे चमके, क्या आइटम लग रहा है। एक आदमी ने इसके रुखसार खींचा था, वो सर झुकाए आंसू बहा रहा था। वो इसे देखकर आंखें ठंडी कर रहे थे। इसे साड़ी बांधनी तो नहीं आती थी, जैसे कैसे करके इसने अपना आप छुपाने के लिए बांध ली थी। इसके ऊपर जिस्म पर थोड़ा ढका हुआ था, कमर, पेट, बाजू बरहना थे। आज जब फाजिल को वो तकलीफ महसूस हो रही थी जो अंशरा ने की थी जब फाजिल ने इसकी कमीज़ फाड़ के इसे बरहना किया था। उन्होंने एक विक मसूई बाल इसके सर पर पहना दी और सो लिपस्टिक इसके होंठों पर लगा दी, जो ज़बरदस्ती लगाने की वजह से होंठों के किनारे तक फैल गई थी। वो काफ़ी मज़ायका खेज लग रहा था। चल नाच के दिखा हमें। वो चारों चारपाई में बैठे इसे हुक्म देने लगे। मुझे नहीं आता नाचना। वो नज़र झुकाए बोला, चल हम सिखा देते हैं। वो चारों इसके इर्द गिर्द जमा हो गए और इसे ज़बरदस्ती अपने साथ निचवाने लगे। वो कभी इसकी कमर को छूते तो कभी सीने को। फाजिल को इनके छूने से कराहत हो रही थी, घिन आ रही थी अपने वजूद से। 2-3 बार इस एहसास जगहों को भी छू चुके थे। वक्त वक्त से इस चेहरे और कदों पर बोसे दे रहे थे। प्लीज़ बस कर दो मुझे प्लीज़ बस कर दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है, मेरी मॉम के पास जाना है। वो वहीं बैठकर धाड़े मारकर रोने लगा। हाँ हाँ, अबे देख साले को कैसे बच्चों की तरह रो रहा है। एक आदमी से उठाकर कंधे पर डालता कमरे में ले गया। कमरे में ले जाकर इसे बेड पर फेंक दिया। वो आदमी इस पर झुकता, पीछे से एक आदमी आया और इसे पकड़कर पीछे किया। बे हट, इसको यहाँ लाने का प्लान मेरा था, मैं पहले चांस मारूंगा इसको, पहले मैंने देखा था, पहले मेरी बारी आएगी। तीसरा आदमी बोला, नहीं पहले मेरी बारी आएगी। ऐसे बहस करते वो लोग फाजिल को भूलकर आपस में लड़ने लगे। इसने मौके से फ़ायदा उठाया,
बिजली की तेज़ी से उठा, कमरे से बाहर निकल कर बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। चारपाई पर रखा अपना सामान उठाया, घर के दरवाजे से बाहर निकल कर इसकी भी बाहर से कुंडी लगा दी, क्योंकि वो कमरे का दरवाज़ा तोड़ चुके थे और जो लकड़ी का बना था। इसने फुल स्पीड में गाड़ी भगाई और अपने घर के दरवाजे पर जाकर रोकी। बिना देर किए वो घर में दाखिल हुआ और सीधा अपने कमरे में चला गया। अलमारी से कपड़े निकाल कर वॉशरूम में घुस गया। शावर के नीचे खड़ा फूट फूट कर रोने लगा। बेदर्दी से अपने जिस्म को रगड़ रहा था, जैसे इसके जिस्म पर गंध लगा हो। अंशा, आज मुझे तुम्हारी तकलीफ का एहसास हो रहा है। इस वक्त तुम पर क्या गुजरी होगी, आज मुझे मालूम हुआ। मलाई को मेरा छूना कितना बुरा लगा होगा, इसका अंदाज़ा मुझे आज हुआ है। मैं सब गलत काम छोड़ छोड़ दूंगा, माफ़ी मांग लूंगा सबसे, जिसका मैंने दिल दुखाया है, तकलीफ दी है। कुछ देर बाद वो कपड़े पहनकर राबी बेगम के कमरे में आया। वह सो रही थी। इनके दोनों पाँव पकड़कर इस पर पेशानी टकाए वो सिसकने लगा। राबी बेगम को अपने पाँव पर नमी का एहसास हुआ तो इनकी आँख खुल गई। फाजिल, मेरा बच्चा, क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रहे हो? वो तड़प उठी थी। मॉम, मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ, बहुत बदतमीज़ी करता हूँ आपसे, बहुत दिल दुखाता हूँ आपका। वो हाथ जोड़कर रोता हुआ माफ़ी मांग रहा था। नहीं नहीं मेरा बच्चा, कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम रोना बंद करो। राबे बेगम इसके आंसू साफ करती सीने से लगाई, बोली, मॉम, क्या अंशा मुझे माफ़ कर देगी? इसकी आंखों में एक उम्मीद थी जो राबे बेगम ने टूटने नहीं दिया। अगर तुमने सच्चे दिल से तौबा कर लो और दिल से इससे माफ़ी मांगो तो वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगी। मैं मांगूंगा, इससे माफ़ी नहीं माफ़ करेगी तो इसके पाँव गिर जाऊंगा। वाटर लहजे में बोला, आज क्या हो गया तुम्हें? राबे बेगम ने हैरानगी से बोली, वो बहुत बदला बदला लगा इनको। इसने जब से होश संभाली पहली और आखिरी बार अपने वालिद की वफ़ात पर रोया था। इसके बाद आज आज वो इसे रोता हुआ देख रही थी। बस मॉम, ये समझे मेरी आंखें खुल गई हैं, मेरे दिमाग पर जमा गंद धुल गया है। बेटा, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, मेरे दिल को करार आ गया। मुझे हर वक्त तुम्हारी फिक्र लाक रहती थी, अब मैं पुरसुकून हूँ मेरे बच्चे। राबे बेगम ने मोहब्बत से इसकी पेशानी पर बोसा दिया था। अच्छा मॉम, फजर की अजान हो रही है, मैं नमाज़ पढ़ कर आता हूँ, आप भी पढ़ लें। इसके समात में जैसे ही अजान की आवाज़ पड़ी वो उठ खड़ा हुआ। राबे बेगम हैरान रह गई। वो कभी भी अपनी नींद को कुर्बान करके फजर की नमाज़ पढ़ने नहीं जाता था। रमज़ान भी बड़ी मुश्किल से राबे बेगम ज़बरदस्ती से भेजती थी। अल्लाह अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे बच्चे को सीधी राह दिखाई। वो अपनी आंसू पूछती वज़ू करने चली गई थी। दूसरी ईद सबको मुबारक हो। वो चिकती हुई कमरे में से बाहर निकले। सब नाश्ता कर रहे थे। वो आबिस के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई जहाँ वो हमेशा बैठती थी। अगर वहाँ कोई बैठ जाए तो वो खुद तो नाश्ता करती नहीं थी, आबिस को भी अपने साथ उठा कर ले जाती थी। सुनिए तो वो आबिस को कहती, को नहीं मारती। अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कान बंद किए नाश्ता करने में मसरूफ़ था। मेरी बात सुन ले, यकीन करें आपका नाश्ता कहीं नहीं भागेगा। वो खुनख्वार तेवर लिए इसके सामने से अंडे की प्लेट खींच चुकी थी। आबिस ने भी घूर कर इसे देखा था। मलाई, क्या हर वक्त बच्चों की तरह हरकतें करती रहती हो? खुद भी नाश्ता करो, आबिस को भी करने दो। आपको तो मैं बाद में बताऊंगी, मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो आबिस को तड़ी लगाती नाश्ता करने लगी थी। डैड, चाचू, मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ, दादा दादी की कब्र पर आप लोग चल रहे हैं। वो कुर्सी खिसकाता उठता बोला। वो लोग अक्सर ईद पर अपनी अजीज़ों के कब्रों पर जाते थे। बेटा, हम लोग कल हो आए हैं, तुम हो आओ, फजल की कब्र पर भी फातिहा पढ़ आना। जी डैड, हो आऊँगा, वो इनको जवाब देता रादी तौर की तरफ राहदारी के तौर की तरफ चल दिया। इसे ज़्यादा देखकर मलाई का अपना नाश्ता छोड़कर इसके पीछे भागी। सुने सुने ना, बहरे हो गए हैं क्या? क्या है, क्यों आवाज़ें दे रही हो मुझे? वो पीछे मुड़ता कर लहजे में बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नज़रअंदाज करने की? उसका कॉलर पकड़े जुनूनी अंदाज में बोली, मेरी मर्जी, जो जो मर्जी करूँ, आप पीछे हटो। वो लापर से कहता अपना कॉलर छुड़ा चुका था। आपकी मर्जी, मैंने कभी चलने दी है जो आप चलने दूंगी? बताएं, क्यों नाराज़ है मुझसे? मुझे नहीं बात करनी तुमसे। वो जाने के लिए मुड़ा था। मलाई ने इसकी कलाई थाम ली और इतनी मजबूती से पकड़ी कि मलाई के नाखून आबिस की कलाई में गड़ गए थे। मलाई की आंखों में अपने लिए जुनून देखकर आबिस मुस्कुराया था। नाराज नहीं हूँ, मजाक कर रहा था। जाएं, अब मैं आपसे नाराज हूँ। इसकी कलाई छोड़कर मुंह फैलाए अंदर भागी थी। इस बला को तो आकर मनाऊंगा। पहले कब्रिस्तान हुआ और दादा दादी इंतजार कर रहे होंगे मेरा। वो इसकी पूछ देखता मुस्कुराता दरवाजे का अबूर कर गया था। फाजिल, तुम ठीक हो? आबिस और दादा दादी की कब्र पर फातिहा पढ़ने के बाद अपने खालों की कब्र पर आया था। वहाँ फाजिल को अपने वालिद की कब्र से लिपट कर रोता देखकर वो बेहद दर्जा परेशान हुआ था।
फाजिल मेरे भाई क्या हुआ है? वो इसे दोनों शानों से पकड़कर सीधा करता गोया हुआ था। आबिस मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बीवी पर गंदी नज़र रखी, इसके करीब आने की कोशिश की। वो आबिस के गले से लगा माफ़ी मांग रहा था। आबिस को तो ये काया पलटी समझ नहीं आ रही थी। फाजिल ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम रो नहीं, संभालो खुद को, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मुझे एक काम से जाना है, तुम जाओ, मैं चला जाऊँगा। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम्हें घर जाना चाहिए। आबिस सच में फ़िक्रमंद था इसके लिए, जैसे भी हो वो इसका कज़न था। लेकिन नहीं आबिस, मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ, अगर वो हो गया तो ठीक हो जाऊँगा। तुम दुआ करना मेरा काम हो जाए। आबिस इसे जाता देखता रहा और आज वो पहले वाले फाजिल से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था। इसकी आंखें भी रो रो कर सूज चुकी थी, हमेशा वाली शोखी गायब थी, वो काफ़ी संजीदा नज़र आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। सुनाओ कैसे आना हुआ? फौजिया बेगम फाजिल से बात नहीं करती थी, अगर वो खुद करता तो वो काफ़ी बेरुखी का मुजाहरा करती थी। खालू कहाँ है? वो अपने दोस्त से मिलने गए हैं, तुम आने का मकसद बयान करो। इस दफ़ा काफ़ी सख्ती से बोली थी, मुझे अंशा से मिलना है। वो काफ़ी आस्ते से बोला, तुम नहीं मिल सकते, इससे चले जाओ अभी यहाँ से। खाला माफ़ कर दे मुझे, मैं मुजरिम हूँ, अंशा का मैंने से माफ़ी मांगने आया हूँ, प्लीज़ मुझे मिलने दे इससे एक बार। फाजिल ये ड्रामेबाजी नहीं करो, चले जाओ यहाँ से। जब रुखसती हो जाए तो एक बार ही मिल लेना इससे। फौजे बेगम को इसकी बातें अभी भी झूठी लग रही थी। खाला हाथ जोड़ता हूँ, आपसे एक दफ़ा मिलने दे इससे, अगर मैं कुछ भी गलत करूँ आप अंकल को सब कुछ बता देना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास, इससे ज़्यादा नहीं। वो अपने कमरे में है, जाओ जाकर मिल लो इससे। ठीक है खाला। वो सीधा अंशरा के कमरे की तरफ आया, दरवाजे पर दस्तक दी, इजाज़त मिलने पर कमरे में दाखिल हुआ। अम्मी अम्मी मुझे नहीं जाना कहीं, ना मुझे तैयार होना है, मेरा दिल अंदर से मर चुका है, प्लीज़ अकेला छोड़ दें मुझे, मैं तन्हा ही अच्छी हूँ। वो बिना देखे अपनी रो में बोलती जा रही थी। फाजिल का दिल दर्द से भर रहा था। अंशु वो झटके से पीछे मुड़ी थी, अपने कमरे में फाजिल को देखकर खौफजदा हो गई थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाएं यहाँ से। अंशु डरो नहीं, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ एक दफ़ा मेरी बात सुन लो। उसने इल्तिजा की थी। बोले जल्दी, क्या कहना चाहते हैं? वो दीवार से चिपकी से काफ़ी फासले पर खड़ी हो गई थी। अंशु मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत दुख दिए हैं तुम्हें, तुम्हारी ज़िंदगी के 3 साल मेरी वजह से जेद में गुजरे हैं, मगर अब बदल चुका हूँ मैं, अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे नाम कर देना चाहता हूँ, प्लीज़ अंशु मुझे माफ़ कर दो। इस दफ़ा कौन सा गम मिला है आपको जो मैं याद आ गई? जब खालू फोत हुए थे तब भी आपने मेरे साथ ये ड्रामा किया था ना अच्छे बनने का, अब फिर आ गए हैं मुझे बेवकूफ़ बनाने। वो पथरीले लहजे में बोली थी। इस दफ़ा मुझे गम नहीं, सज़ा मिली है मेरे गुनाहों की, मुझे तकलीफ़ अज़ियत का एहसास हो गया जो मेरी अज़ियत से तुम्हें मिली। मैं वादा करता हूँ आइंदा तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दूंगा, मुझे बस एक बार मुझ पर भरोसा करके मुझे माफ़ कर दो। वो नादम था, इसकी नदामत चेहरे पर नज़र आ रही थी, आंखें भी नम हो गई थी। कौन सी सज़ा मिली आपको? वो छोटे छोटे कदम उठाती इसके रूबरू आ खड़ी हुई थी। जो मैंने तुम्हारे साथ करने की कोशिश की वो मेरे साथ भी करने की कोशिश की गई। 4 मर्द मुझे अगवा करके ले गए थे अपनी हवस को पूरा करने के लिए। जैसे मैंने तुम्हारी इल्तिजा पर कान बंद कर लिए थे, वैसे ही उन्होंने मेरी इल्तिजा पर मेरे कान पर दौर रख कर दिए थे। जैसे मैंने तुम्हें बरहना किया था, ऐसे ही उन्होंने भी मुझे बरहना किया। जैसे मैंने तुम्हें छू रहा था, चूम रहा था, ऐसे ही वो मुझे छू रहे थे, चूम रहे थे। वो 4 थे उषा। मैंने जो तुम्हारे साथ किया 3 गुना ज़्यादा मेरे साथ हुआ। वो इसका लिबास थी, वो इससे क्यों कुछ छुपाता कुछ, वो अपना दुख किसी से कहता, अपना दर्द किसी से बांटता, एक वही थी जो इसका पर्दा रख सकती थी। फाजिल, क्या दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं? अंशा ने हैरानगी से पूछा। जब मेरे जैसे लोग इस दुनिया में हो सकते हैं तो इन जैसे भी हो सकते हैं। वो आंसू से भीगा चेहरा साफ करता बोला, क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? मैं बदल चुका हूँ, मैं वैसा वैसा नहीं रहा। वो हाथ जोड़ कर बोला, मैंने माफ़ किया फाजिल आपको। वो फाजिल के जुड़े हाथ थाम थाम गई थी। वो मोहब्बत भरा लम्स इसकी पेशानी पर छोड़ता नरमी से इसको सीने लगा गया था। फाजिल, 10 मिनट हो गए हैं, निकलो बाहर। फौजे बेगम ने दरवाजे पर दस्तक दी और दोनों ही झटके से एक दूसरे से जुदा हुए थे। मेरे साथ बाहर चलोगी? कहाँ पर? जहाँ तुम बोलो, जल्दी से तैयार होकर बाहर जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। वो नरमी से इसका रुखसार छूता कमरे से बाहर निकल गया। अंशा मुस्कुराती हुई तैयार होने लगी। मांग ली तुमने माफ़ी अंशा से? फौजे बेगम ने कहा। जी मांग ली, इसने मुझे माफ़ कर दिया, आप भी मुझे माफ़ कर दें खाला। ठीक, मगर आइंदा तुमने मेरी बेटी के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी की तो मैं तुम्हें सीधा जेल में डालूंगी। नहीं खाला, अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी मुझसे। अच्छा बैठो तुम मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। फौजिया बेगम ने भी लहजे और रवैये दोनों में नरमी पैदा कर ली थी।
नहीं खाला, अब तकलीफ ना करें, मैं अंशु को लेकर बाहर जा रहा हूँ, खाना हम बाहर ही खाएंगे। वो राज़ी है तुम्हारे साथ जाने को या तुम ज़बरदस्ती की है? नहीं खाला, वो राज़ी है, तैयार हो रही है, वो जल्दी से बोला था। फौज़े बेगम ये ना समझे इसने अंशा पर किसी किस्म का दबाव डाला है। ठीक है खाला, ठीक है, ख्याल रखना, मेरी बेटी का अकेले मत छोड़ना, से कहीं डरती है बहुत। खाला जी खाला, आप बेफिक्र हो जाएं, वो आजिज़ी से बोला था। फौजिया बेगम मुतमिन होती किचन में चली गई थी। मेरी बला अब तक नाराज़ है मुझसे। वो दबे पाँव कमरे में दाखिल हुआ था, उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया था। मलाई की जो नावल पढ़ने में मसरूफ़ थी हड़बड़ा कर दूर हुई कि ये क्या हरकत है, आप भी फाजिल भाई बन रहे हैं। मलाई को सच में बुरा लगा, अब इसको ऐसे बाहों में भरना। अब तुम मेरी हो, मैं जो चाहूँ करूँ तुम्हारे साथ, तुम मुझे रोक नहीं सकती। आबिस इसे निकाह के बारे में बताने और इसकी नाराज़गी दूर करने आया था। इसका गुस्से से सुर्ख होता चेहरा देखे इसे तंग करने का इरादा बना लिया था। आबिस चले चले जाएं यहाँ से, अभी हमारी मंगनी हुई है, निकाह नहीं। अगर आपने मेरे साथ कोई गलती हरकत की तो मैं ये मंगनी भी तोड़ दूँगी। मलाई की मासूम ज़र मलाई मासूम ज़रूर थी लेकिन बेवकूफ़ नहीं। वो हर रिश्ते का एहतराम और ऊंच नीच अच्छे से समझती थी, बिना लिहाज किए इसने आबिस को भी सुना दी थी। अच्छा छोड़ो सब, मैं मजाक कर रहा था, यहाँ बैठो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मंगनी तोड़ने की धमकी पर आबिस पे संजीदा हो गया था। आपने ऐसा मजाक क्यों किया? मैंने कितनी बदतमीजी की आपसे? और गंदे फाजिल भाई में भी बोला। इसे अब अफसोस हो रहा था। वो मुँह बसूड़ती इसके पास आकर बैठ गई। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा तुम्हारी बातों का, बल्कि मुझे तो खुशी हुई कि मेरी बीवी इतनी बहादुर है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना जानती है। मैं मंगेतर हूँ आपकी, आप बार बार भूल जाते हैं। मलाई ने इसे जदलाया। तुम मेरी बीवी हो, हमारा बचपन में निकाह हो गया था, तुम छोटी थी इसलिए तुम्हें याद नहीं, मगर मुझे याद है। आप फिर मजाक कर रहे हैं? मलाई ने इसे घूरा। नहीं स्वीटी, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम पहले बड़ी हो जाओ, इस रिश्ते को समझने के काबिल हो जाओ तो बता देंगे। अब माशाल्लाह से तुम समझदार हो, सो बता दिया तो यानी कि मैं आपकी वाइफ हूँ? जी बिल्कुल मेरी जान, वो इसके फूले हुए रुखसार को खींचता बोला। अच्छा तो फिर आप मुझे यहाँ पर किस दिन, जैसे नावल में हीरो हीरोइन को देता है। वो पेशानी छूती मासूम सी ख्वाहिश करेगी, बस इतनी सी अभी देता हूँ। आबिस ने इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरा और इसके चेहरे का एक नक्श चूम डाला। वो शर्माती हुई इसके सीने में चेहरा छुपा गई। फाजिल बस करे, मैं थक गई हूँ, ना भूख भी लगी है मुझे। वो पहली या तुम पहली लड़की हो जो शॉपिंग करते हुए थक गई हो। लड़कियों को पूरा दिन शॉपिंग करवाओ, नहीं थकती, और तुम 2 घंटे में थक गई हो। होता होगा लड़कियों को शौक, मुझे नहीं है। आप मुझे कुछ खिला दें, भूख लग रही है, सुबह नाश्ता भी नहीं किया था मैंने। पागल लड़की, पहले बताती मैं तुम्हें पहले नाश्ता करवा देता। वो इसके सर पर चित्ते लगाता खुफी से बोला। अब चलो रेस्टोरेंट चलते हैं। वो इसको अपने खजार में लेता माल से बाहर निकल गया। चलो सब गेम खेलते हैं। आफाक ने सबको मतवज्जो किया था। आज का ईद का तीसरा दिन था। वो सब अकबर साहब के घर में जमा थे। शादी की तारीख करने के लिए अगले माह की 5 तारीख रखी गई थी। आबिस और फाजिल का मुंह उतर गया। वो दोनों जल्द से जल्द अपनी महबूब बीवियों को अपने दस्तरस में चाहते, मगर ज़रूरी नहीं जैसा हम चाहे वैसा हो। फाजिल ने मलाई के से अपने किए की माफ़ी मांग ली थी। इसने दिल बड़ा करके इसे माफ़ कर दिया था। सब बड़े लाउंज में खुशगपी में मसरूफ़ थे। वो सब लॉन में वो सब लोन में बैठ गए थे। गेम कौन सा खेलें? ये राफे की आवाज़ थी। हम ऐसा करते हैं, जो जोड़े बनाते हैं और बोतल दरमियान में रख कर घुमाते हैं। जिस जोड़े की तरफ बोतल के ढक्कन वाली साइड रुके से वही करना होगा जो हम सब बोलेंगे। हरीम ने तजवीज़ पेश की जो सबको अच्छी लगी। सब राज़ी हो गए। बोतल घूम रही थी, सबकी नज़रें इसी पर थी, और फिर बोतल रुकते ही सबकी नज़रें थम गई थीं। सबकी नज़रें आबिस और मलाई पर थीं। चलो बताओ क्या करना पड़ेगा हमें? आबिस बोला। अब लोग कपल डांस करके दिखाएं। अंशा की ज़बान से बेसाख्ता फिसला था। सबकी नज़रें अंशा की तरफ उठी थी। वो बेचारी बिला वजह घबराई। पहलू में बैठे फाजिल के कंधे में मुंह छुपा लिया। सब ही इसकी ये हरकत देखकर हंस पड़े। आज वो पहली बार इनके साथ बैठी थी। फाजिल के साथ से वो आस्ता आस्ता बदल रही थी, मगर अभी बोलती कम थी। वो शायद फील करती थी। वो वाह भाई, कहाँ तो मैडम की ज़बान नहीं हिलती थी, और अब देखो इसको। आबिस ने इसे घूरा था। तो कौन सा कुछ गलत बोला मेरी बीवी ने? क्यों भाई सब बोलो। हाँ हाँ, अशरा ने ठीक कहा। अब अच्छा सा कपल डांस करके दिखाएं। सब दिन के पीछे पड़ गए थे। आबिस फाजिल को खा जाने नज़रों से घूरता मलाई का हाथ पकड़े डांस करने के लिए खड़ा हो गया था।
माहौल में एक फसूस सा कायम हो गया था। दोनों एक दूसरे को थामे आसा-सा स्टेप ले रहे थे और सब की नज़रें इन पे टिकी थी। इन्हें देखकर फ़ाज़िल को भी जोश चढ़ा। वो भी अंशा का हाथ थामे खड़ा हो गया। वो बेचारी ना करती रह गई, मगर फ़ाज़िल बाज़ ना आया। इनकी क कम इस वो इसकी कमर दोनों हाथ डालकर इसके दोनों हाथ अपनी गर्दन में डाल चुका था। वो शर्माई-शर्माई सी इसकी गर्दन में मुँह छुपा गई थी। हरीम का शौहर भी इसलिए मैदान में आ गया। सब बड़े भी बाहर आ गए थे। इन तीनों को देखकर बहुत खुश हुए थे। सब ने ही इनको हमेशा एक साथ रहने की दुआ दी थी। तो कैसा लगा आपको ये नावल? एक शॉर्ट नावल था, ई स्पेशल नावल था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय लाजमी दीजिए और मेरी वीडियोस पूरी देखा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न मत भूला करें और लाइक का बटन लाजमी प्रेस करें। इंशाल्लाह अगले नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।